छत्तीसगढ़ के किसान। रसता है भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ। भुइयां के गोठ दिखैया जम्मू संगवारी मन ला हमार जय जोहार। संगवारी हो एक कार्यक्रम में हमन आप मन के संग में विभिन्न विषय पर गोट बात करते रहथन। ए दरी हमन गोट बात करबो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लगने वाले रोग और ओकर रोकथाम ए विषय पर। और एकर बार आज हमन अपने स्टूडियो में आमंत्रित करे हन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुलता कौशल जी ला। डॉक्टर आशुलता कौशल जी नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चर्चा की शुरुआत करन जी। सबसे पहले आप मन हमारे दर्शक मन ला ये बतलाओ कि ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हमन अपन खेत में लगातन तो कौन कौन से सब्जी है जेकर बारे में आज आप मन हमला जानकारी दो। जी, ग्रीष्मकालीन सब्जियां वैसे तो आजकल सभी सब्जियां सभी मौसम में आ जाती हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी जो ग्रीष्मकालीन हम सब्जियां लगाते हैं और इस समय मार्केट में भी आ रही हैं वो है खीरा, कद्दू और जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जैसे कि खीरा, कद्दू, लौकी, करेला और भिंडी, ये सारी जो सब्जियां हैं उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जी, तो इस सब्जी में किस प्रकार के रोग और कीड़ा लग जाते फल में, सब्जी में? जो ये जो सब्जियां हैं इसमें कई प्रकार के रोग लगते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी नर्सरी से लेकर जब तक पौधा अपने फल फूल आने तक जो है कई प्रकार के रोग इसमें लगते हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ तो कवक के द्वारा, कुछ वायरस के द्वारा, कुछ नेमेटोड के द्वारा और कई सारी जो है कारक होते हैं जो है बैक्टीरिया के द्वारा। जी जी, तो फफूंद के द्वारा जिन रोग लगते वो किस प्रकार के रोग होते, ओकर लक्षण का रहते, ओकर बारे में थोड़ी जानकारी दो हमारे दर्शक मन ला। जी, फफूंद के द्वारा जो रोग होते हैं वो मुख्य तौर पे आपको जो है कई बार जो है जैसे कि डैम्पिंग ऑफ है, ये नर्सरी में लगने वाला एक रोग है। और यदि हम बात करते हैं तो एंथ्रेक्नोज एक रोग है जो पौधों में दिखाई देता है। और फ्यूजेरियम विल्ट है जो फ्यूजेरियम का नामक कवक के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो है फंगस यानी कि कवक के द्वारा लगने वाले रोगों में कई प्रकार के जो है जो रॉट्स हैं, कॉलर रॉट है, विगलन जिसको कहते हैं, उस टाइप के रोग भी लगते हैं। और फफूंद में बहुत सारे जो लीफ स्पॉट हैं यानी कि पत्तियों में जो है धब्बा रोग है वो भी लगते हैं। तो पत्ती पीला हो जाते ये लक्षण है होकर या और कुछ लक्षण है? हाँ, पत्तियों में कई प्रकार से धब्बे लगते हैं। जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट का एक रोग है जो टमाटर में आता है। और इसी प्रकार से जो है एंथ्रेक्नोज जैसे कभी हम भिंडी के पौधे में देखते हैं कि पीला पीला दाग हो गए, हरियर जन पत्ती रहते अपने आप सुखा जाते, पीला पीला हो जाते, धब्बा धब्बा सन दिखाई देते, तो वो फफूंदी नाशक रोग के में आते। ये जो आप कह रहे हैं जैसे कि भिंडी में कह रहे हैं आप। जी जी। तो भिंडी में जो ये रोग लगता है जैसे कि हम यहाँ सामने भी देख रहे हैं। जी। तो भिंडी में येलो वेन मोज़ेक एक बहुत मुख्य तौर पे जो रोग है ये वायरस के द्वारा होता है। ये येलो वेन मोज़ेक ये जो है ये भिंडी में लगने वाला रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। ये फंगस या फफूंद के द्वारा नहीं लेकिन वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जी, लेकिन मैं जिन पत्ती जिन हरियर दिखाई देते वो अपना पीला आसन दिखाई देवा थे। हाँ, ये जो शिराओं में जो है पीलापन आ गया है और कुछ एक मोज़ेक सिम्टम होता है वायरस से संबंधित रोग में। ये देखिएगा जी, ये कर से थोड़ी कन अलग हैगा। ये मोज़ेक यानी कि पैटर्न जो दिख रहा है आपको हरा पीला अलग, ये केवल शिराओं में है येलो वेन मोज़ेक। और ये जो है पूरे आप सरफेस पे आप देख पा रहे हैं। तो भिंडी के पौधे ला किस प्रकार से नुकसान पहुंचा देते? देखिए, वायरस का यदि आप रोगों के बारे में बात हम करते हैं तो वायरस का जो नुकसान है वो 100% तक जा सकता है। अच्छा। तो यदि ये जो और सबसे पहले जो वायरस के कारण जो रोग होता है ये वेक्टर के थ्रू यानी कि वेक्टर यानी कि कोई ना कोई कीड़ा
छोटा जो मक्खी है यानी सफ़ेद मक्खी है, और ये जो है खासकर येलो वेन मोज़ेक जो भिंडी का है उसे फैलाने में सक्षम होता है। अच्छा, तो ये जब पौधा छोटा रहते तबे हो जाते कि जब बढ़ जाते बढ़वार हो जाते ओकर बाद लगते माँ? जी, जब पौधा छोटा रहता है तब से हमको निगरानी रखनी पड़ती है कि ये रोग न लगे, क्योंकि ये रोग यदि एक बार लग गया जो है फील्ड में, यदि खेत में आप देख पा रहे हैं, तो उस छोटी अवस्था से ही हमको इसका निदान करना आवश्यक है। कहते हैं कि जो वायरस का रोग है उसका रोकथाम ही सबसे बड़ा जो है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं रोकथाम के द्वारा। तो एक उपाय का है का किस तरीके से हम रोकथाम करन कि बढ़िया हमला पैदावार मिले? जी, यदि वायरस के रोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो जो रोकथाम है इनकी मुख्य तौर पे वेक्टर जो है यानी कि इसके संचरण करने वाला जो कीट है उसको रोकथाम करेंगे। जैसे मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? एक मच्छर के द्वारा। उसी प्रकार से वायरस का जो ये रोग है ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, और सफ़ेद मक्खी को जो है उसको मैनेज करना, उसको है ना, उसको मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरीके से कई सारे मैनेजमेंट टेक्निक आप अपना सकते हैं, जैसे कि आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, है ना। तो 12 येलो स्टिकी ट्रैप 1 हेक्टेयर में आप लगा लीजिए, जिससे कि वो जो मक्खियाँ हैं उस पर जो पीला कलर का उसका अट्रैक्टिव कलर होता है, काफ़ी आकर्षक कलर होता है, जो ग्रीस लगा हुआ रहता है, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं जिसे, यानी कि पीला और स्टिकी यानी चिपकने वाला ट्रैप। तो वो मक्खियों को क्या अपने आप में ट्रैप कर लेता है। कहाँ तो पे लगाना पड़ता है? खेत में लगाएंगे। अच्छा। जी, अलग अलग जगह 12 प्रति हेक्टेयर के दर से आप लगाएंगे, तो ये काफ़ी इनकी जो जनसंख्या है वो मतलब फील्ड में ना जा करके आपका वो ट्रैप हो जाएगी, आकर्षित होकर के और ट्रैप के अंदर आ जाइए। हाँ जी जी। एक अलावा कोई और रोकथाम करे के कोई दवा भी है का? हाँ, दवा तो है, लेकिन जैसे रोकथाम ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने प्रिवेंटिव मेजर जो है, तो आप नर्सरी में इसकी रोकथाम करने के लिए नेट लगा सकते हैं। और यदि आप केमिकल की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड है, और या फिर अन्य जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उनका स्प्रे 15, 25, 40 और 45 दिनों में जो है 4 बार कम से कम ट्रांसप्लांटिंग के बाद करना आवश्यक है। और कोशिश करेंगे कि जो इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है वो उसे अलग अलग रोटेशनल मतलब है इस्तेमाल करें। मतलब एक इंसेक्टिसाइड ना इस्तेमाल करके हम यदि बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करें और फिर दूसरा जो है इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा हमको मतलब फील्ड में फ़ायदा मिल सकता है इसका। जैसे अपन बताते रहे हो डैम्पिंग ऑफ का होते? हाँ, ये जो आप डैम्पिंग ऑफ कह रहे हैं तो ये नर्सरी जो रोग है, नर्सरी के समय हम ये रोग को देखते हैं। तो शुरू में ही एक रोकथाम करे बर पड़ते का? हाँ, जब पौधा छोटा होता है, जैसे हम छोटे बच्चे की अलग से हम उसकी देखभाल करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है नर्सरी में जो है डैम्पिंग ऑफ के कारण हमें शुरू में ही ध्यान, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो उसमें जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है और ये बाद में ये रोग नहीं आता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और कि नर्सरी में ऐसे रोग ना आए, क्योंकि सबसे पहले तो हम नर्सरी तैयार करते हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन ये सब की पहले नर्सरी ही तैयार करते हैं। जी। तो मृदा सौरीकरण काला कही थे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और मृदा सौरीकरण एक तरीके से जो है एक बहुत अच्छा उपाय है ना। नर्सरी में जो है हम मृदा सौरीकरण का उपाय इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डैम्पिंग ऑफ वाली जो रोग है वो ना आए। तो मृदा सौरीकरण बर हमन का करते हैं मिट्टी के संग में? जी, तो मृदा सौरीकरण के समय हम यदि स्टेप वाइज बोला जाएगा तो हम लगभग 5 स्टेप में ये करते हैं। सबसे पहले हम जो है मृदा को हम पहले नर्सरी, जहाँ भी हम लोग को जो नर्सरी हमारी है उसको हम उसे साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। जहाँ भी हमें सौरीकरण करना है उसमें से जो भी कंकड़ वंकड़ पत्थर हटा देते हैं। तीसरे में हम उसको गीला करते हैं पानी से अच्छे से, और चौथे स्टेप में हम उसको अच्छे से जब गीला हो जाए और तब हम उसे लगभग 25 से 50 माइक्रोन वाली पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढक देते हैं और आजू बाजू से भी हम पूरी तरीके से सील कर देते हैं मिट्टी से ही, ताकि जो बाहर की हवा अंदर ना आए। तो करे के फायदा क्या है?
इससे ये फ़ायदा है कि जब हम इस तरीके से करते हैं और हम इसे ये मृदा सौरीकरण है, ये मई जून के समय हम करते हैं जब बहुत तेज़ गर्मी होती है। इससे होता क्या है कि जो तेज़ गर्मी से अंदर में जो कवक हैं या जो भी जितने भी रोग कारक है, जिसके कारण जो है नेमेटोड, वीड्स, सीड्स, ये सारे की रोकथाम हो जाती है। मतलब मिट्टी शुद्ध हो जाते, परिष्कृत हो जाते। हाँ, एक तरीके से जी। तो ये लगभग 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड इस जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है इस तरीके से करने से, जिससे जो भी चीज़ वहाँ पर हम लगाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से होगी और बिल्कुल हमें एक अच्छी पौध, एक अच्छी नर्सरी हम तैयार कर पाएंगे इसके बाद। तो अभी आपन फफूंद वाले रोग के बारे में भी जानकारी दे। एक अलावा बैक्टीरिया जनित रोग भी हमारे पौधे में होते का ये मौसम में? बैक्टीरिया जनित रोग ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण रोग एक जो है बैक्टीरियल विल्ट के नाम से हम जान जाते हैं। बैक्टीरियल विल्ट जो है एक प्रमुख रोग है, खास तौर पे जो सोलिनेशिया जो क्रॉप है, सोलिनेशियस फैमिली का जो के जितने भी फसल है वो उसमें ये प्रभावित होते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया। डॉक्टर साहब, आप मन बहुत अच्छा जानकारी देते रहे हमारे दर्शक मन ला। एक विराम हमन ले लेता न, ओकर बाद आप मन के संग में फिर से हमन चर्चा करबो, गोट बात करबो। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। चर्चा में आपन के फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और अभी हमन गोट बात करत रहे ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लगने वाले रोग और ओकर रोकथाम ए विषय में, और एकर बार हमन एक्सपर्ट विशेषज्ञ की भूमिका में डॉक्टर आशुलता कौशल जी ला। तो आशुलता कौशल जी, आपन अभी हमसे बात करत रहे हो कि बैक्टीरिया जनित जिन रोग है ओकर रोकथाम हमन कैसे कर सकन अपन पेड़ पौधे में, तो एकर बारे में थोड़ी और विस्तार से बताओ हमारे दर्शक मन ला। जी, जो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, तो सबसे पहले जब तक हम लक्षण इसके सही पहचान पाएंगे तब उसके प्रबंधन के लिए कैसे बात करेंगे, है ना। तो हम पहले लक्षण इसका समझ लें कि जैसे ही पौधा हरा का हरा जो है खेत में मुरझा जा रहा है 24 घंटे के अंदर, तो ये हम समझ पाते हैं कि ये जो है बैक्टीरियल विल्ट के कारण हो सकता है। तो उसकी टेस्ट करने के लिए हम, जैसे ये साफ ग्लास का पानी यहाँ रखा हुआ है, तो जो तने का भाग है उसको हम डुबो देते हैं और 2 से 3 मिनट में उसमें जो बैक्टीरिया की जो धार है वो धार के रूप में दूधिया जो है धार निकलती है 2 से 3 मिनट में। तो हम इससे जान जाते हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट के कारण ये पौधा मरा है। तो वहाँ तने में कुछ कहीं लक्षण दिखाई पड़तेगा? तने में कोई लक्षण ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन पौधा हरा का हरा मुरझा जा रहा है। अच्छा, है ना। तो खड़ी फसल में तो किसान ये सोच सकते हैं कि वहाँ पानी की कमी है, ऐसे टाइप के कुछ सोची। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, साफ ग्लास में चेक करा सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 मिनट में ये जो है टेस्ट से आपको सही पाएगा तो अगर हमें मृदा सौरीकरण करबो अगर हमन, तो ये वाले रोग हो सकते हैं? देखिए, मृदा सौरीकरण एक बहुत ही एक अच्छा उपाय है जो कई रोगों की रोकथाम कर सकता है। तो ये जो रोकथाम है, ये हालांकि ये बड़े स्तर पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पॉलीथीन आपको चाहिए हो। ये मुख्य तौर पे नर्सरी में आप कर सकते हैं मृदा सौरीकरण। जी, मतलब खुले खेत में हम नहीं कर सकते। हाँ। तो तो जैसे बैक्टीरिया लगे अगर कुछ कहीं पौधे में, तो का लक्षण औ का है कि और ओकर प्रबंधन हमन कैसे करबो कि ये रोग ओमा नहीं लगे? जी, तो इसके प्रबंधन के लिए तो सर्वप्रथम हम ये ध्यान रखें कि हम जो भी बीज हमारा अच्छा जो क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करें। हो सके तो रोग रोधी प्रजातियां जो हमारे कई कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी जानकारी मिल सकती है। उन्नत किस्म के अगर हम बीज, किस्म के जी
है ना। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। खेत में साफ सफाई हो, और यदि रोग दिख रहा है तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केमिकल है 3 ग्राम प्रति लीटर जो पानी में घोल करके। स्पॉट ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा यदि दिख रहा हो तो जिन रोग होते ओकर बार हम मनमाने जतन भी करथन, एकर बावजूद कुछ ऐसे परिस्थिति रहत होई जेकर कारण रोग एकदम से पौधे में आते, तो कौन कौन से अनुकूल परिस्थिति है जेकर कारण पौधे में रोग हो जाते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जिस तरीके से बैक्टीरियल विल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए जो गर्म जो है गर्म और जो आर्द्रता है, नमी है जो है वो 90% के ऊपर होती है वातावरण में, तब ये रोग का बहुत ही हम विस्तार देख सकते हैं खेत पर। हाँ, तो किसान मन तो ओला आर्द्रता ला माप नहीं सके, तो एक मोटा मोटी ऐसे कुछ ऐसी जानकारी? तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं आपकी अगस्त से सितंबर के माह में जो है, जो ज़्यादा आपके जो है नमी भी रहती है, थोड़ी गर्मी भी रहती है इस तरीके से। तो जब, और या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे पहली बारिश के बाद जो स्थितियां बनती हैं वो इस रोग के लिए बिल्कुल अनुकूल होती हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आप मन हमला फफूंद जनित रोग के बारे में भी जानकारी दे दो, और बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में भी जानकारी दे दो। एक अलावा और कुछ है जैसे वायरस से भी कुछ कहीं बीमारी होते पेड़ पौधे में, और ओकर पैदावार में कोई फर्क पड़ते? हाँ, अभी जैसे वायरस जनित रोग के लिए हमने अभी बात की, चर्चा की। तो वायरस जनित रोग अभी जो है ग्रीष्मकालीन, इसमें लगभग जो है काफ़ी नुकसान हम देख पा रहे हैं। आजकल जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी इसका काफ़ी देखने को मिल रहा है। ओका लक्षण का रही थे कि हम ये समझें कि वायरस के शिकार है पौधा? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि इसका जो लक्षण है, हम शुरू में ही यदि हम देखना चाहेंगे तो जो पौधे हैं वो बौने रह जाते हैं। अच्छा। वायरस का प्रमुख लक्षण ये है, वायरस जो यदि ग्रसित कोई पौधा है तो उसका मेन लक्षण होता है कि जो पौधे वो बौने रह जाते हैं। अब धीरे धीरे जब हम उसको देखते हैं तब उसमें जो सामान्य जो पौधे होते हैं उससे इसकी ग्रोथ जो है अलग ही रहती है ना। और जो इसके फल रहते हैं, फूल रहते हैं, वो यदि फूल वैसे आते हैं या फल बनते हैं तो बहुत कम, और बनते हैं तो बहुत ही आड़े तिरछे यानी कि डिस्टॉर्टेड रहते हैं, छोटे बनेंगे। तो ये सारे लक्षण, और यकीनन इसमें जो पौधे की बढ़वार के साथ साथ पैदावार में भी बहुत नुकसान होता है। जी, फसल में नुकसान हो जाते हैं। हाँ, फसल में बहुत नुकसान, लागत होकर बढ़ जाता है, मुनाफा किसान के कम हो जाते। तो अगर रोकथाम करे के क्या उपाय है? जी, उसके रोकथाम करने के लिए हम जैसे कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो बीज है वो पुष्ट है कि नहीं। वायरस जनित जो फील्ड है वहाँ से लिया हुआ बीज ना हो, प्रमाणित बीज हो, अच्छा बोल्ड सीड हो, उन्नत बीज से अगर हम बुआई करबो जी, तो फसल बढ़िया होगी सबसे पहले। हाँ, और सबसे पहले जैसे ही रोग ये जो है खेत में दिखाई देता है, हम उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दें। ये सबसे पहला ये ध्यान, क्योंकि जैसे वो उसी से फैलेगा। यदि कोई एक जैसे मलेरिया जैसा फैलता है एक रोगी मनुष्य के शरीर से दूसरे तो वो जो यदि हम उस रोगी पौधे को यदि फील्ड में यानी कि खेत पे रखेंगे तो हम और भी वो संचारण का कारण हो जाएगा। संक्रमण की तरह सब एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल सकते हैं। बिल्कुल, तो वो शुरू में ही आप इसे हटा दें, रोगिंग कर दें, तो ये सबसे बड़ा। तीसरी चीज़ है कि आप जितने भी खरपतवार हैं उसमें भी वायरस जो है अपने आप को बचाए रखता है। अच्छा। तो उस खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। मतलब आसपास जिन खरपतवार रही थे, घास फूस रहे थे पौधा के संग में, वो भी नुकसान करते पौधा ला? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब खातू पानी तो ले लेते, साथ में ओकर अंदर जिन बीमारी हो वो बीमारी ला अपन पौधे में दे देते। हाँ हाँ, ये भी इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नर्सरी अवस्था में भी वायरस से जनित रोगों की देखभाल, खासतौर पे ये जो चूसक कीड़े हैं उनसे हमको नेट जो है आती है, जो पतली जो है बहुत बारीक नेट आती है, उससे नर्सरी के पौधों को बचाव किया जाता है।
कभी कभी घर में भी हमन या बाग बगीचा में मिर्ची के पौधा लगाथन तो ये देखथन कि ओकर पौधा बढ़ते तो है लेकिन ओकर ऊपर उगने वाली जन पत्ती छोटे 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 होवत रही से तो ओकर पीछे का कारण है, ओकर अपन फुल साइज में काबर नहीं हुआ पत्ती आगे जन पत्ती जन ओकर बढ़वार है ये कमती होवत जाते तो ओकर कोई ये वायरस जनित रोग के शिकार हो जाते पौधा तेखर सेती होते या वो कुछ कारण है? तो मिर्च में वैसे बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि कर्लिंग जो है एक ही कारण से नहीं होती है। अच्छा। वायरस जनित भी होती है और कुछ जो है ना उसमें चूसक कीड़े आते हैं जैसे कि थ्रिप्स जिससे वो रस चूसते हैं और जो है पत्तियों में नुकसान तो कीड़ा पहुंचाते हमें हैं। दिखाई दे देते? ये बहुत छोटा होता है कीड़ा जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सफ़ेद कागज़ पर यदि आप रखेंगे और उसे उस पत्तियों को ऐसा झड़ा के देखेंगे तो बहुत ही बारीक स्केल जैसा मतलब कहना चाहिए जो है आपको थ्रिप्स की जो है अच्छा। रेंगते हुए आपको दिखाई देंगे। जी, तो एकर निदान का है का करन हमन कि ये रोग ही नहीं लगे? ये जो 2-3 कारण हैं जैसे हमने बताया, तो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और रोटेशनल स्प्रे करना ज़रूरी होता है क्योंकि एक ही दवाई को हमको बार बार एक ही बार नहीं डालना है। यानी कि जैसे 4 बार स्प्रे कर रहे हैं तो चारों समय एक ही दवाई नहीं डालना है, तो अलग अलग दवाई डाल सकते हैं या बीच बीच में नीम का एज ए डायरेक्ट या नीम ऑयल जो है स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरे भी बायो एजेंट हैं जैसे कि बिवेरिया बेसियाना, उसका भी अच्छा इसमें जो है लीफ कर्ल में प्रयोगों में पाया गया है कि इसका असर है। अच्छा, तो जैसे गर्मी के मौसम में और जिन सब्जी हमारे लगात हन ओमा ओकर जड़ में भी कोई रोग हो सकत है क्या? अभी आप तने के बारे में बताया, पत्ती के बारे में बताया, तो जड़ में भी रोग हो सकत है क्या? हाँ बिल्कुल, जड़ में जो मुख्य तौर पे जो रोग होते हैं वो जो जैसे कि रूट नॉट एक समस्या आती है जो नेमेटोड के कारण होती है। अभी सूत्र कृमि जिसे कहते हैं, तो कृमि तो आप जानते होंगे बच्चों में कृमि जो है वो जाती, लेकिन ये जो रूट नॉट है ये इसको हम यदि ऐसे पौधे को देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये पौधा किस कारण से पीला पड़ रहा है या किस कारण से ये बौना है। अच्छा। लेकिन जब हम उसके जड़ों को उखाड़ के देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें सिम्टम दिखाई देंगे। छोटे छोटे जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें दिखाई देने लगती है और जो मेन जड़ होती है कई बार वो फूली भी रहती है। तो ये जड़ गांठ रोग है। तो डॉक्टर आशुलता कौशल जी, आप मन हमला बहुत बढ़िया जानकारी दे हो कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लगने वाले रोग और ओकर रोकथाम के विषय में, तो आप मर एकर बारे में और कुछ कहीं ऐसे जानकारी जिन छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हमार फसल में पाए जाते, खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों में कोई ऐसे जानकारी जो हमार यहाँ छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बहुत आयात पाए जाते, ओकर बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आप मन दे सकत हो? जी बिल्कुल। तो ये जैसे अभी हम लोगों ने अभी चर्चा की है, काफ़ी सारी रोगों के बारे में हमने चर्चा की है, जिसमें में हमने सर्वप्रथम वायरस के रोग जितने भी हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों में आजकल वायरस बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसका जो है रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका डायरेक्ट कोई उपचार नहीं है। अच्छा। है ना, जैसे हमने कोविड में भी देखा डायरेक्ट उपचार नहीं, हमको जितना आपको रोकथाम कर सकते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये जो है ये काफ़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण रोग है जो हमें। तो जैसे अपन नर्सरी के मृदा के उपचार पर अपन नर्सरी में कैसे करना बताएं, तो इसने खेत में भी हमन कर सकत हन का? हाँ, ये जो खेत में जितने भी मिट्टी जनित रोग आते हैं जैसे कि विल्ट है ना, वो बैक्टीरियल विल्ट हो चाहे फिजेरियम विल्ट हो, कोई भी प्रकार का विल्ट हो या रॉट है, तो उसके के लिए हम जो है इस तरीके से मृदा को हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। यानी कि जुताई कर दें एक बार और उसके बाद हम खास निमेटोड के कारण, निमेटोड के प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं कि जब एक बार जुताई करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी दे देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद फिर से ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसे में क्या निमेटोड की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक अलग। जी, तो डॉक्टर आशुलता कौशल जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और आपन अतका विस्तार से ग्रीष्मकालीन पौधे में लगने वाले रोग और ओकर रोकथाम के संबंध में जानकारी देव, तेकर से आप मन की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए आपन, अगर हमन कृषि वैज्ञानिक के बताए अनुसार अपन पेड़ पौधे के जतन करबो तो बढ़िया हमन मुनाफा कमा सकत हन कम से कम लागत में।
तो हम आपसे उम्मीद करत हन कि आप मन ला हमला आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा लगे हुई। एक अलावा आप मन ला अगर हमसे कुछ कहीं प्रश्न पूछना है तो एक बार आप मन हमर से संपर्क कर सकत हो। सोशल मीडिया DDK Raipur@gmail.com। और एक साथ ही हमार कार्यक्रम भुइयाँ के गोट यहीं सिरावत है। आप सबो झन ला हमार जय जोहार।